नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस क्लास में हम लोग सीखने समझने जा रहे हैं सेक्शन 417 ऑफ द सीआरपीसी विच हैज़ नाउ बिकम सेक्शन 457 ऑफ द बीएनएसएस। क्या कोई इसमें कुछ चेंज किया गया है? छोटा सा चेंज किया गया है। देखिए, जो पहली दो क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, उसमें कोई चेंज नहीं है। सब क्लॉज 3 में एक माइनर चेंज है, जो लास्ट की लाइन है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, इसको डिलीट कर दिया गया है बीएनएसएस में। ये सीआरपीसी में लाइन थी, इसको अब डिलीट कर दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम है। पढ़ाना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ आपको लेक्चर में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 417 पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना है। एक बार हम ढंग से पढ़ लेते हैं, पूरा जान लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आने की। पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट इन व्हाट प्लेस एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड शैल बी कन्फाइंड। क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि किसी व्यक्ति को अगर जेल की सजा हुई है, कारावास की सजा हुई है ना, पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड, या किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखना है, तो वो कौन से स्थान पे रखा जाएगा, कौन सी जेल में रखा जाएगा, इस बाबत कौन फैसला लेगा? तो आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। अपने बैरक में इतना भी हाईलाइट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। बस किसके पास पावर है इस केस में? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है सब, बढ़िया गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। 417 इंपॉर्टेंट आपके लिए। इफ एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड इज इन कन्फाइनमेंट इन ए सिविल जेल। अब ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको कि कारावास की सजा हुई है या जिसको कि अभिरक्षा में रखा जाना है, ठीक, वो व्यक्ति ऑलरेडी कहां पर है? ही इज इन सिविल जेल। सिविल जेल का मतलब है कि दैट पर्सन इज इन जेल नॉट फॉर कमिटिंग एनी क्राइम बट फॉर नॉट डिस्चार्जिंग एनी सिविल लायबिलिटी अंडर द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 58 वगैरह में कि उसको किसी भी उसमें धारा में उसको सिविल प्रिजन हुई है। सिविल जेल समझते हैं? सिविल जेल का मतलब है, हाँ, क्रिमिनल नहीं रखे जाते वहाँ पर ऐसे लोग रखा जाता है जो दीवानी प्रकार की जो उनकी लायबिलिटीज हैं उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाए, उसको दे नहीं पाए। तो अब कहाँ पर है वो व्यक्ति? सिविल जेल। अब उस पर एक आपराधिक मुकदमा चला और उसको फिर सजा हो गई और उसको जेल की सजा हुई है, फाइन की नहीं हुई। एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिजन्ड हो गया। अब क्या होगा? देन क्या होगा? द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ऑर्डरिंग द इम्प्रिजनमेंट और कमिटल, जिसने उनको सजा सुनाई है, वो क्या निर्देश दे सकते हैं? मे डायरेक्ट दैट द पर्सन बी रिमूव्ड टू ए क्रिमिनल जेल, कि उस व्यक्ति को सिविल जेल से आपराधिक दांडिक जेल में, क्रिमिनल जेल में उसको ट्रांसफर किया जाए। तो ये ऑर्डर कौन करेंगे? कोर्ट करेगी या मजिस्ट्रेट? कौन सा? जो कि कारावास की सजा दे रहे हैं। ऑर्डरिंग द इम्प्रिजनमेंट और कमिटल। ठीक है ना, ऑर्डर दी कर लेंगे सब, बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट, when a person is removed to a criminal jail under subsection 2, he shall on being released therefrom be sent back to the civil jail। जब वो क्रिमिनल जेल से रिलीज हो जाएगा, यानी कि उसकी सजा खत्म हो गई, then he shall be sent back to the civil jail again। समझे आप? तो ये जो भागा दौड़ी है सिविल जेल से क्रिमिनल जेल, क्रिमिनल जेल का जब आपका काम खत्म हो गया, आपका कारावास खत्म हो गया, यू विल बी सेंट बैक टू द सिविल जेल। लेकिन कब नहीं, यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएंगे। अनलेस ईदर नंबर 1 3 years have elapsed, and please highlight this term 3 years in your
3 years have elapsed since he was removed to criminal jail. It means what? If he has spent 3 years in criminal jail, समझे, in which case he shall be deemed to have been released from the civil jail. उस स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि वो सिविल जेल से भी रिलीज हो गया. तो अब जनरल रूल क्या है, सामान्य नियम क्या हुआ कि अगर आप सिविल जेल में थे और आपको कारावास की सजा हुई, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के या कोर्ट के ऑर्डर पर आपको कहां भेज दिया गया? सिविल जेल से क्रिमिनल जेल में. अब नियम यह है दूसरा कि क्रिमिनल जेल में का जब आपकी अवधि खत्म हो गई, मान लीजिए आपको 2 साल की सजा हुई और सिविल जेल थी आपको 3 महीने की, तो इन बिटवीन आपको बुला लिया गया था, तो वापसी की सिविल जेल झेलने के लिए आपको पुनः आपको क्रिमिनल जेल से सिविल जेल भेज दिया जाएगा. लेकिन अगर आपने क्रिमिनल जेल में ही 3 साल गुजार दिए तो वो जो टर्म है 3 इयर्स का, यहां से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 साल में क्रिमिनल जेल में रह गए अगर, तो उसके बाद में ये मान लिया जाएगा कि सिविल जेल की अवधि भी आपकी अब समाप्त हो गई. मैं पढ़ता हूं दोबारा. 3 years have elapsed since he was removed to the criminal jail, in which case he shall be, देखो ये लाइन देखो, he shall be deemed, मैं इसको ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये देखो आप, ये he shall be deemed to have been released from the civil jail. ये माना जाएगा कि वो सिविल जेल से भी रिलीज हो गया है. क्रिमिनल जेल से रिलीज हो ही रहा है, सिविल जेल से भी रिलीज हो गया. 3 प्रोवाइडेड, तो टर्म कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 3 इयर्स होनी चाहिए. तो यहां से प्रिंसिपल क्वेश्चन बनता नहीं बनता? क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? आएगा. सही, ठीक है. कब रिलीज फ्रॉम जेल? कौन? अंडर द सेक्शन 58 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 23 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट. इनका सेक्शन 58 सीपीसी याद रख लेंगे, अच्छी बात है, समझे? हाँ, वेरी गुड. बढ़े सब आगे. ये तो एक था, ए क्लॉज. बी क्लॉज क्या कहती है? द कोर्ट विच ऑर्डर्स हिज इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल हैज सर्टिफाइड. कौन सी कोर्ट? द कोर्ट विच ऑर्डर्ड हिज इम्प्रिजनमेंट in the civil jail has certified to the officer in charge of the criminal jail that he is entitled to be released under this. तो जिस कोर्ट ने उसको सिविल जेल में भेजा था, the court which has imprisonment in civil jail, जिस कोर्ट के आदेश के द्वारा सिविल जेल में गया था, अगर वो ही सर्टिफाई कर दे, किसको कर दे? टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, कि वह अब रिलीज होने का अधिकारी है, एंटाइटल्ड टू बी रिलीज अंडर सेक्शन 58. अगर सेक्शन 58 में ही रिलीज बनती है उसकी सीपीसी में, तो फिर वो रिलीज हो जाएगा. सही है. या फिर सेक्शन 23 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में बनती है, तब वो रिलीज हो जाएगा. देखिए, आपको मैं डेली कहता हूँ रिवीजन करने की, वो रिवीजन करना चाहिए आपको. और खासकर ऑनलाइन वालों के लिए मैं फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको, पहले भी टिप दे चुका हूँ, सेम टिप इज अगेन. पढ़ना कैसे चाहिए, आप भी ऐसे कर सकते हैं और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं. ऑनलाइन वालों को फायदा कि वो पॉज कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस इज ट्रिक फॉर ऑनलाइन. या जब आप लोग खुद वीडियो देखते हो ना ऑनलाइन, ये तो आपको करना कैसे चाहिए इनको और इंटरेस्टिंग करने के लिए. जैसे 417 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 417 की क्लॉज 1 पढ़ ली, वहीं पॉज कर दीजिए वीडियो, रनिंग में मत देखिए, पॉज कर दिया, देन यू रीड योर बेयर एक्ट कि मैंने कौन कौन से शब्दों को हाईलाइट करवाया है, और पूरा ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. अपने जो रजिस्टर है उसमें जो नोट्स बना रहे हैं उस पर लिख लीजिए. अब आपका उतना काम खत्म हो गया, देन यू अगेन स्टार्ट इट. तो पॉज स्टार्ट, पॉज स्टार्ट. तो उससे होगा क्या, आपकी क्लास चल रही साथ साथ, एंड आपकी जो सेल्फ स्टडी, जो आपको बुक को पढ़ना चाहिए था, वो आपका साथ साथ हो रहा है. तो आपकी जो वीडियो वाली जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना. अगर आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो लगातार देखोगे तो आपको वो उतना फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे उसका आप. तो 20 मिनट का वीडियो देखा, पॉज कर करके लिख के करेंगे तो वो क्लास आपकी 1 घंटे की क्लास हो गई वो. लेकिन दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं या आप वीडियो पढ़ रहे हैं. लेकिन आपको वैसे पढ़ना आना चाहिए. अगर आपने केवल ऐसे रख लिया सामने, टीवी की तरफ मत देखिए, ट्रीट इट एज ए क्लास. अपना क्या कहते हैं, ईयरफोन लगाइए, एक एक सेक्शन को, जैसे 417 416 पढ़ा, छोटा सेक्शन है,
पूरा देख लीजिए। 417 में 3 क्लॉज आ गई, तो आधा आधा करके देख लीजिए उसको पॉज कीजिए, बेयर एक्ट में पढ़िए, कहाँ किस किस को मैं समझा रहा हूँ, उसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया, देन यू प्रोसीड। फिर आप देखना आपके दिमाग में जो बैठेगी चीज़ें वो ज़बरदस्त तरीके से बैठेंगी फिर वो, और इंटरेस्टिंगली आप सभी लोग भी, क्लासरूम वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, इसको मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाओगे। रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आप लोगों के, समझे? ऐसे नहीं करते होगे ना, देखते रहते होगे बस, तो फ़ायदा उठा नहीं पा रहे ना उस चीज़ का। उसका तरीका ये है, एक सेक्शन करा, पॉज इट, डू इट, देन अगेन स्टार्ट इट, फिर देखो आप मिरेकल्स। बढ़े आगे चलिए। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सिविल जेल में अगर कोई एक्यूज है तो किसके ऑर्डर पर ट्रांसफर होगा? कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर होगा। कब उसको रिलीज कर दिया जाएगा? जब उसकी टर्म कितनी हो जाएगी? 3 इयर्स काट के जाएगा क्रिमिनल जेल में, या फिर वही सिविल कोर्ट जिसने उसको सिविल जेल का आदेश किया था वो सर्टिफाई कर दे कि ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज नाउ। कर लेंगे सब, बढ़ते हैं आगे। अब तो दोस्तों लेक्चर तो खत्म हो गया है। देखिए अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मैं रिपीटेडली बार बार समझाता रहता हूं, और वो ये है, देखिए कि आपको ना, मतलब जैसे आप लोगों ने बीएनएस, सपोज कीजिए किसी ने बीएनएस पढ़ लिया, कॉन्स्टी पढ़ लिया और बीएनएसएस को पढ़ रहा है अभी, तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप डेली 1 घंटा बीएनएस का और 1 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करना नहीं भूलें। बीएनएसएस के साथ में जितने भी सब्जेक्ट आपने पुराने कर लिए हैं उनको रिवीजन करना नहीं भूलें। और आपको कब छोड़ना है रिवीजन करना, मैं आपको टेस्ट देता हूँ। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, जैसे मैं चुटकी बजाऊँ आपको 2 का टेबल सुनाना है खुद को, है ना? स्टार्ट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जैसे मैंने सुनाया आपको, तो कहीं मैं रुका नहीं रुका। क्या आप किसी भी सेक्शन को उस तरीके से सुना सकते हैं? बस जैसे सेक्शन 417 ही है, एंड ये आपको 457 बीएनएसएस का हो गया। क्या आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और इतनी अच्छी है कि आपको उतनी ही स्पीड से बिना रुके आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसा कि 2 का टेबल? अगर नहीं है तब तक आपको रिवीजन करना है बस। ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज कीजिए आर्टिकल्स को रटना ही है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो चैप्टर है, क्या उनकी हेडिंग भी आपको उस तरीके से सुना सकते हैं? यहाँ पे नहीं सुना सकते हैं, नहीं है तो याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए वरना बस। तो वहाँ तक आप लोगों को पहुँचना है, ध्यान रखेंगे मेरी बात, हमेशा ये कर लेंगे पक्का? श्योर? ठीक है, वीडियो एंड करते हैं फिर। थैंक यू।